तो हेलो बच्चों, वेलकम टू टुडेज क्लास। आज की क्लास में आप सबका दोबारा स्वागत है। आई एम श्योर कि आप सबकी पढ़ाई बहुत ही बढ़िया चल रही है। मैं आपसे हर क्लास में पूछता हूँ ये बात, और मेरी उम्मीद भी होती है आप लोगों से कि जैसे कि एग्जाम आपका आने वाला है, बहुत ज़्यादा दिन नहीं रह गए हैं। एक लिमिटेड अमाउंट, एक लिमिटेड टाइम हमारे पास है आने वाले एग्जाम को कवर करने के लिए, आने वाले एग्जाम को क्लियर करने के लिए। तो मेरी एक्सपेक्टेशन है आप लोगों से दैट यू आर डूइंग रियली गुड इन योर स्टडीज, और आपकी जो एक लेवल है स्टडी का और आप रिवीजन का एकदम बढ़िया चल रहा है। तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है लॉ ऑफ डिमांड्स एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर मैं बात करूं आपसे आईसीएआई के अकॉर्डिंग, तो ये सेकंड चैप्टर का फर्स्ट यूनिट है, लेकिन हम इसको एक थर्ड चैप्टर की तरह मान के चल रहे हैं। एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स में अगर हम टोटल 10 चैप्टर में हमने डिवाइड किया है उसको, तो हम फर्स्ट चैप्टर एंड सेकंड चैप्टर कवर कर चुके हैं। यानी कि हम चैप्टर 1 अकॉर्डिंग टू आईसीएआई के दोनों यूनिट को कवर कर चुके हैं। अगर मैं आईसीएआई के अकॉर्डिंग बात करूं, सो वी आर स्टार्टिंग चैप्टर नंबर 2। बट अगर मैं टोटल यूनिट्स को एज अ चैप्टर मान के चलूं, सो दिस इज अ चैप्टर नंबर 3 इन योर बिजनेस इकोनॉमिक्स। चैप्टर का नाम है लॉ ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो आज के इस चैप्टर में हम कवर करेंगे कि डिमांड क्या होता है, डिमांड के डिटरमिनेंट्स क्या होते हैं, उनको डिटेल में समझने का ट्राई करेंगे। उसके साथ साथ वी विल आल्सो डिस्कस अबाउट द डिमांड फंक्शंस एंड लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, वो हम आने वाले चैप्टर्स में, आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप YouTube पे हमारी क्लासेस देख रहे हैं और अगर आप चाहते हो कि आपको एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स चाहिए जिसमें आपको लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड एक प्रॉपर कोर्स मिले जहां आपको पर्सनल गाइडेंस मिले, एक स्टडी प्लानर मिले, एक टेस्ट का एनालिसिस मिले, एक एक्सपर्ट गाइडेंस स्टडी मटेरियल मिले, तो यू हैव टू ऑप्शंस। वन इज आइकॉनिक एंड सेकंड इज प्लस। आप दोनों में से कुछ भी चूज कर सकते हैं जो आपको सुटेबल लगे। अगर आप दोनों में से कोई भी एक हमारा प्लान चूज करना चाहते हैं, कुछ परचेज करने का सोच रहे हैं, तो यू कैन यूज माई कोड ऑल्सो साहिल एम, एंड आफ्टर यूजिंग माई कोड यू विल गेट अ वैल्यूएबल और सुटेबल डिस्काउंट। तो अगर आपको डिस्काउंट मिल सकता है मेरा कोड यूज करके, तो आप डेफिनेटली यूज कीजिए। आज के हम चैप्टर को आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है सबसे पहले, दैट इज व्हाट इज डिमांड, कि भाई डिमांड क्या होता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि डिमांड का मतलब क्या है, और क्या हमें एक सिर्फ किसी चीज को खरीदने की डिजायर रखना या किसी चीज को खरीदने की एक वांट रखना, क्या वो डिमांड है, या एक्चुअली जब हम उस चीज को परचेज कर लेते हैं, उसके लिए पे कर देते हैं, तब डिमांड क्रिएट होती है। थोड़ा सा ना एक ट्राई करते हैं कुछ दो बातों को समझने की। एक तो होती है हमारी डिजायर, एक होती है हमारी वांट। कि भाई मेरी एक इच्छा है कि जैसे मानो कि आज मेरी इनकम महीने की 10,000 रुपए है, आई एम अर्निंग 10,000 रुपीज पर मंथ, बट मेरी जो इच्छा है, जो मेरी डिजायर है, दैट इज आई वॉन्ट टू बाय मर्सिडीज बेंज वन डे। दिस इज माई डिजायर। फिर एक मेरी वांट कब होगी, जब मेरे पास उस मर्सिडीज बेंज को खरीदने के पैसे आ गए। लेकिन दोनों पॉइंट में ना एक बहुत ही एक बड़ा पॉइंट क्या है कि डिजायर होना और वांट होना, दोनों का अगर मैं अकेले बात करूं पर्सनल लेवल पे, तो दोनों ही पॉइंट पे डिमांड क्रिएट नहीं हो रही है। ठीक है, मेरी डिजायर है, आई वांट टू बाय अ मर्सिडीज बेंज, लेकिन मेरे अकाउंट में सिर्फ 1 लाख रुपए हैं, तो मैं वो नहीं खरीद सकता। तो वहां वो सिर्फ मेरे डिजायर तक रह जाएगी। अब मानिए कि आई हैव दैट सफिशिएंट मनी जिससे मैं मर्सिडीज बेंज खरीद सकता हूं, मेरी वांट भी है, लेकिन मुझे पता है कि मुझे नीड नहीं है। देखो, वांट में और नीड में डिफरेंस है। वांट कुछ भी हो सकती है, नीड वो चीज है जो आपको एक्चुअली चाहिए, है ना। तो अगर आपको किसी चीज की डिजायर है, किसी चीज का आपको वांट है, यू डिजायर फॉर समथिंग, यू वांट समथिंग, इट डजंट मीन यू आर क्रिएटिंग अ डिमांड इन द मार्केट। डिमांड क्रिएट करने के लिए यू हैव टू पे द प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, यू हैव टू बाय दैट प्रोडक्ट, एंड देन दैट प्राइस और दैट वैल्यू जो आपने पे करी है वो डिमांड में एक्चुअली ऐड होगी। तो वांट में, डिजायर में और डिमांड में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। उस डिफरेंस को समझना आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट यस, एक बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से डिमांड को समझने के लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि डिजायर में
और डिमांड में, और वॉन्ट्स एंड डिमांड में क्या डिफरेंस है। तो हम स्टार्ट करते हैं डिमांड। सबसे पहले कि डिमांड क्या होती है। सो द टर्म डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ गुड और अ सर्विसेज that buyers are willing and able to purchase at various prices during a given period of time. So it is a very important definition of demand कि demand क्या है। Demand is a quantity of goods and services. Demand is a quantity of good and services, एक ऐसी particular quantity किसी goods की या services की जिसको एक customer, एक buyer, he or she is willing to buy। देखो willing to buy पे भी डिमांड क्रिएट नहीं हुई। You are willing to buy and you are able to purchase at various prices during a given period of time। कि जैसे मानो मैं एक कपड़े की दुकान पे गया और मुझे शर्ट खरीदनी है। मैं एक भैया के पास गया, मैंने कहा भैया एक शर्ट दिखा दो। भैया ने कहा अच्छा यू वांट टू बाय दिस शर्ट। मैंने कहा यस आई वांट टू बाय दिस शर्ट। तो भैया ने बोला ठीक है देख लो। तो भैया ने बोला आर यू विलिंग टू बाय दिस शर्ट। मैंने कहा हाँ जी भैया, मैं यहां पर ऑब्वियसली कोई मजाक करने थोड़ी आया हूं, मेरे को टाइम पास करने आया हूं। ऑब्वियसली मैं शर्ट खरीदने आया हूं, क्योंकि अब मैं आप में से आपकी 10-15 शर्ट देखूंगा तो डेफिनेटली आई विल बाय दैट शर्ट ना। इट्स नॉट लाइक कि आई एम जस्ट टाइम पास नहीं कर रहा भाई, मैं मुझे वो शर्ट खरीदनी है। यस आई एम विलिंग टू बाय दैट शर्ट। तो मैंने कहा भैया बताओ शर्ट कितने की है। कह रहा अच्छा खरीद पाओगे इसको आप। मैंने खरीद तो आपकी दुकान भी लेंगे हम, है ना। तो खरीद तो आपकी दुकान भी लेंगे हम, आप शर्ट की क्या बात कर रहे हो, लेकिन आप अभी शर्ट का बताओ, शर्ट का प्राइस क्या है। तो भैया ने बोला कि ये शर्ट 2000 रुपए की। मैंने कहा ठीक है खरीद लेते हैं। तो यहां पर दो चीजें हो गई। यहां पर क्या हुआ कि यस आई एम विलिंग टू बाय दैट शर्ट एंड आई एम रेडी टू, आई कैन परचेज दैट शर्ट। मेरे पास 2000 रुपए है एंड आई कैन अफोर्ड दैट शर्ट। पर यहां पर अभी ना एक चीज मिसिंग है। यहां पर मिसिंग है कि जब मैं उसको 2000 रुपए देके वो शर्ट खरीद लूंगा तब उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की वैल्यू, एक डिमांड क्रिएट होगी। तो वहां पर गिवन पीरियड ऑफ टाइम होना, प्राइस होना, विलिंगनेस होना और परचेज, सब चीज आपस में काम करती है। तो डिमांड की डेफिनेशन में आपको 3 टर्म्स बहुत जरूरी समझनी है। दैट वन इज यू आर विलिंग टू बाय, यू आर एबल टू परचेज एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो तीनों चीजें आपको समझनी बहुत जरूरी है। द इफेक्टिव डिमांड फॉर अ थिंग डिपेंड्स ऑन, वन इज डिजायर, सेकेंड इज मीन्स टू परचेज, थर्ड इज विलिंगनेस टू यूज। कि डिजायर भी होनी चाहिए, यस आई वॉन्ट टू बाय दैट शर्ट, आई एम विलिंग टू बाय दैट शर्ट डेफिनेटली। एंड अगर जो शर्ट का प्राइस है आई कैन अफोर्ड दैट शर्ट, मैं उस शर्ट को परचेज करने के लिए जो मुझे पैसे चाहिए, जैसे हमने लास्ट क्लास में बात करी थी स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज की, लिमिटेड रिसोर्सेज की। तो जब मैं उस शर्ट को परचेज करने गया तो मुझे समझ आया कि यस आई कैन परचेज दिस शर्ट, आई हैव द अमाउंट, आई हैव द मनी टू परचेज दिस शर्ट। तो दोनों पॉइंट, फर्स्ट डिजायर एंड सेकंड मीन्स टू परचेज, यहां पर दोनों कवर हो गए। सेकंड विलिंगनेस टू यूज, कि यस मैं उस शर्ट को परचेज भी करूंगा, मेरी डिजायर भी है और मैं उसको यूज भी करना चाहता हूं। देखो एक बात समझिए, होती है विंडो शॉपिंग, एक होती है विंडो शॉपिंग। कि मैं एक दुकान पर गया, मैंने बोला कि हाँ यार शर्ट खरीदनी तो है। भैया शर्ट कितने की है? भैया बोला 1000 रुपए की। मैंने कहा 1000 रुपए तो जेब में है, लेकिन मैं शर्ट खरीद के नहीं आया। अब यहां पर दो चीजें कवर हुई, एक डिजायर भी है और मीन्स टू परचेज भी है और विलिंगनेस भी है। आई कैन परचेज दिस शर्ट, आई वॉन्ट टू परचेज दैट शर्ट एंड आई हैव मीन्स टू परचेज दैट शर्ट, बट स्टिल आई एम नॉट बाइंग दैट शर्ट। तो वहां पर डिमांड क्रिएट नहीं होती। तो मेरा कहने का पॉइंट यह है, किसी भी चीज की डिमांड क्रिएट तब होती है जब हम उसको पैसे देके परचेज कर लेते हैं। सो दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ डिमांड। आपने डिमांड से ये नहीं समझना है कि मैंने डिमांड कर ली कि हाँ यार मैं चाहता हूं कि मेरे पास मर्सिडीज बेंज हो जाए। तो मर्सिडीज बेंज की टोटल वैल्यू एक डिमांड में ऐड नहीं होगी, टोटल जीडीपी के अंदर ऐड नहीं होगी। वो तब ऐड होगा टोटल जीडीपी के अंदर जब आप उस प्रोडक्ट को परचेज कर लोगे, उस प्रोडक्ट के लिए आप पैसे दे दोगे। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ डिमांड। डिमांड के अंदर हम दो बात समझेंगे। हो सकता है कि ये दोनों बातें आपको अपने, जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप 11th क्लास के अंदर डिमांड पढ़कर आए, किसी की माइक्रो इकोनॉमिक्स 11th में है, कहीं पे माइक्रो इकोनॉमिक्स 12th में है। हो सकता है कि आप माइक्रो इकोनॉमिक्स 12th में या 11th में पढ़कर आए हो, किसी किसी स्टेट के अंदर, और मोस्टली सीबीएसई के अंदर आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स 11th में है। तो जो बच्चे डिमांड को माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़कर आए हैं उसको डेफिनेटली ये बातें बहुत, लेकिन आई एम ट्राइंग
कि मैं ऐसे एक्सप्लेन करूं कि साइंस के बच्चों को भी समझ आ जाए कि डिमांड का मतलब क्या है। दो बातें पढ़नी है, दोनों बॉक्स हम अलग अलग पढ़ेंगे। फर्स्ट बॉक्स कहता है द क्वांटिटी डिमांडेड इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड एट अ गिवन प्राइस, एट डिफरेंट प्राइसेस डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी आर जनरली डिमांडेड। पहला पॉइंट हमें क्या समझाता है, ये वाला पॉइंट, दिस इज आवर फर्स्ट पॉइंट। ये हमें क्या समझा रहा है, दिस इज आवर फर्स्ट पॉइंट। ये हमें क्या समझाता है, पहले हम ये समझते हैं कि ये हमें क्या समझाना चाह रहा है हमारा फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट हमें बोलता है फर्स्ट लाइन इज द क्वांटिटी डिमांडेड इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड एट अ गिवन प्राइस, कि एक प्राइस के अकॉर्डिंग ही हम किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की क्वांटिटी को डिमांड करते हैं। अब मानो मैं एक ग्लास खरीदने गया, अब सब बच्चे समझ गए कि ग्लास सामने क्यों आया, कि जब भी सर एक ग्लास सामने लेके आते हैं वो एक पानी पी लेते हैं। तो भाई ये मेरा तरीका है कि आपको समझा भी दूं और मैं पानी ही पी लूं, तो पहले पानी पी लेते हैं। यस, तो ये ग्लास है, मैं ये ग्लास खरीदने गया, मैंने कहा भैया मुझे एक ग्लास चाहिए, ग्लास कितने का? तो एक दुकानदार ने मुझे बोला कि भैया एक ग्लास 20 रुपए का एक ग्लास है। मैंने कहा चल दूसरी दुकानें पता करते हैं। ये हमारे एक इंडियन कंज्यूमर का, एक इंडियन कस्टमर का बेसिक ट्रेट है कि वो कुछ भी परचेज करने से पहले पूरी रिसर्च करता है। तो एक दुकान के पास गया, उसने बोला 20 रुपए का। मैं सेकंड दुकान पे गया, उसने बोला भैया ये हम आपको 18 रुपीज के दे देंगे। मैं थर्ड दुकान पे गया, मैंने कहा भैया 5 लेने हैं। कह रहा भैया 15 रुपए के ले लो। तो मैंने कहा ठीक है, इस 15 रुपए में ना मुझे आप 5 पीस एक ग्लास पैक कर दो। तो अब उसका प्राइस 20 रुपए भी है, उसका प्राइस 18 भी है और उसका प्राइस 15 भी है डिफरेंट डिफरेंट दुकानों पे। सो प्राइस पे क्वांटिटी डिमांडेड बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो जब मुझे उसने 15 रुपए बोला उस ग्लास का प्राइस, तो मुझे लगा कि ठीक है, नाउ आई कैन अफोर्ड दिस ग्लास, आई एम रेडी टू बाय दिस ग्लास, और मुझे इस ग्लास का यूज भी है। तो मैंने उस ग्लास को 5 ग्लास को मैंने परचेज कर लिया। तो यहां पर उस पर्टिकुलर प्राइस के अकॉर्डिंग क्वांटिटी डिमांड हुई। अब सेकेंड लाइन पढ़ते हैं, एट डिफरेंट प्राइसेस डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ का कमोडिटी आर जनरली डिमांडेड। देखो बहुत बेसिक सी बात है, किस प्रोडक्ट का एक पर्टिकुलर टाइम पे क्या प्राइस है उसके अकॉर्डिंग उसकी डिमांड मेजर करती है, डिमांड फ्लक्चुएट करती है। अब बेसिक हम डिमांड के अंदर क्या पढ़ते हैं कि जब प्राइस बढ़ता है ना किसी प्रोडक्ट का, तो उसकी डिमांड कम हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि हम मोस्टली आजकल एक क्या चला है कि किस्सा कि ऑनलाइन में हम डिस्काउंट का वेट करते हैं। ऑनलाइन में हम डिस्काउंट का वेट करते हैं कि फ्लिपकार्ट पे सेल आएगी, अमेजोन पे सेल आएगी, मिंत्रा पे सेल आएगी, तो मैं एक प्रोडक्ट को परचेज करूंगा। तो एक शर्ट जो मुझे 1500 की मिल रही थी, आई वॉन्ट टू बाय दैट शर्ट, आई हैव डिजायर टू बाय दैट शर्ट, बट आई वॉज नॉट willing to buy that shirt at the price of 1500 rupees. So I was waiting of a sale कि जब सेल आएगी then I will purchase that shirt. तो जब सेल में वो शर्ट मेरी 1000 रुपए की हो गई, तो मैंने उस शर्ट के 2 पीस ऑर्डर करे, एक मेरे लिए, मेरे भाई के लिए। तो वहां पर यह बात देखा गया कि जब वो शर्ट 1500 रुपए की थी तब उस शर्ट की डिमांड थी 0, लेकिन जब वो शर्ट 1000 रुपए की हो गई, सेम प्रोडक्ट है, सेम यूज है, लेकिन प्राइस किसी भी प्रोडक्ट की टोटल डिमांड को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। आई मीन आप बोलो, मैं कह सकता हूं कि बहुत ज्यादा क्या, 100% जो किसी प्रोडक्ट को, 100% नहीं कहूंगा यार मैं, लेकिन 95% अगर बोलो तो किसी प्रोडक्ट के डिमांड को उसका प्राइस ही डिफाइन करेगा, इफेक्ट करेगा, या जो मैटर करता है प्राइस ही मैटर करता है। तो फर्स्ट हमारा जो बॉक्स हमें यह बताता है कि भाई प्राइस की क्या वैल्यू है किसी पर्टिकुलर गुड्स या सर्विसेज की टोटल डिमांड पे। सेकंड हम बॉक्स पढ़ेंगे अपना, द क्वांटिटी डिमांडेड इज अ फ्लो। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। द क्वांटिटी डिमांडेड इज अ फ्लो, वी आर कंसर्न नॉट विद अ सिंगल आइसोलेटेड परचेज बट विद अ continuous flow of purchases and we must therefore express demand as so much per period of time। देखो ये बॉक्स ना हमें एक बहुत बढ़िया बात समझा रहा है कि हम किसी भी ना गुड्स की डिमांड को एक पर्टिकुलर टाइम पे परचेज पे डिपेंड नहीं करता। कि मानो कि किसी प्रोडक्ट को एक दिन में अगर 10 प्रोडक्ट बिक गए और 10 दिन तक प्रोडक्ट बिक ही नहीं रहा, ऐसे डिमांड कंसीडर नहीं करी जाती, ऐसे डिमांड डिटरमाइन नहीं की जाती। डिमांड डिटरमाइन करी जाती है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिमांडेड तब एकदम डिटरमाइन करी जाएगी जब वो फ्लो में, जब वो कॉन्टिन्यूसली बिकेगी, कॉन्टिन्यूसली प्रोडक्ट की डिमांड आ रही है, तो हम देखेंगे कि एक महीने में ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट कितना बिका है। ऐसा नहीं कि एक बार बिक गया तो हमने सोचा कि हाँ यार ये प्रोडक्ट की बहुत ज्यादा डिमांड है, क्योंकि डिमांड होने से
उस प्रोडक्ट का प्राइस भी फ्लक्चुएट करता है। तो एक दिन अगर किसी पर्टिकुलर गुड्स की सेल बहुत ज्यादा हो गई है तो आप उसका प्राइस फ्लक्चुएट नहीं करेगा। हां, विद टाइम कॉन्टिन्यूसली अगर उस प्रोडक्ट का क्वांटिटी बढ़ रही है, एवरी डे उसकी सेल इंक्रीज हो रही है, तो उसके प्राइस में, उसकी सप्लाई में फ्लक्चुएशन आएगी। क्योंकि मार्केट के अंदर किसी प्रोडक्ट का प्राइस सिर्फ डिमांड और सप्लाई से ही मैटर करता है, डिमांड और सप्लाई से ही डिटरमाइन होता है, फ्लक्चुएट करता है। तो एक बात तो हमें समझनी पड़ेगी यहां पर कि किसी प्रोडक्ट की अगर मैं डिमांड डिटरमाइन कर रहा हूं तो इट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, इट इज नॉट अ सिंगल आइसोलेटेड परचेज की एक परचेज के ऊपर या एक परचेज पर डिपेंड करके मैं किसी प्रोडक्ट की टोटल डिमांड को डिटरमाइन करूंगा, ऐसे नहीं होगा। मैं एक कॉन्टिन्यूस लेवल पर चलूंगा कि एक साल में या एक महीने में एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम को देखूंगा कि एक टाइम में उस पर्टिकुलर गुड्स की कितनी डिमांड हुई है, उस पर्टिकुलर एक एक्शन पे हम किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, तो दोनों पॉइंट समझने क्यों जरूरी है। देखो, मैं बार बार आपको एक बात बोलता हूं लेक्चर में, आपको अपने पेपर 4 के अंदर आंसर लिख के नहीं आना। आपको पेपर 4 में आंसर को, एक कॉन्सेप्ट को समझना है, आंसर को एक्सप्लेन नहीं करना, लेकिन आपके माइंड में एक्सप्लेनेशन क्लियर होनी चाहिए। अगर आपके माइंड में एक्सप्लेनेशन क्लियर नहीं होगी ना, तो दोस्त आप आने वाले एमसीक्यू में जो क्वेश्चन आएंगे ना, उसको सोल्व नहीं कर पाओगे। देखो, अभी तो हम कॉन्सेप्ट कवर कर रहे हैं और मैं हर चैप्टर के बाद या फिर हर चैप्टर के बाद या 2 चैप्टर के बाद हम एमसीक्यूज लेकर आएंगे। एमसीक्यूज हम यूट्यूब पे भी करेंगे, हमारा जो यूट्यूब का चैनल है वहां पर भी एमसीक्यूज करेंगे। स्पेशल क्लासेस में भी हम एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे जो हमारे अनअकैडमी के ऐप पर होंगी। आप उन स्पेशल क्लासेस के लिए अनअकैडमी की ऐप को डाउनलोड करो, स्पेशल क्लासेस जाके हमारी देखो, और एमसीक्यूज में हम ये देखेंगे कि जो कॉन्सेप्ट्स को हम अभी पढ़ रहे हैं उनको एमसीक्यूज पे अप्लाई करें, कैसे एमसीक्यूज को सॉल्व करना है। तो आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। हमने समझ लिया कि ठीक है, प्राइस तो एक बात होगी कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी। क्या प्राइस के अलावा भी और भी ऐसी कुछ बातें हैं, और भी ऐसे कोई मुद्दे हैं जो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के डिमांड को डिटरमाइन कर सकती है, मेजर करती है। सो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड हमें यह बताते हैं कि किस किस वजह से, क्या कॉजेज हैं जिन कॉजेज से किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी या घटेगी, किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी या घटेगी, हमें यह समझना है। तो हम समझते हैं क्या क्या पॉइंट है और हर पॉइंट को हम डिटेल वाइज भी कवर करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है हमारा प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, दिस इज आवर फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द कंज्यूमर। थर्ड इज प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड। फोर्थ इज टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ बायर्स। सेकंड इज बायर्स इन द मार्केट, की मार्केट में टोटल कितने बायर है। लास्ट इज कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस। हम आज की वीडियो में मेजरली डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड पे सबसे ज्यादा फोकस करेंगे कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड कैसे काम करता है। हमारा सबसे पहला पॉइंट है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। चलो पहले इसको समझ लेते हैं, बाद में पढ़ेंगे कि बुकिश लैंग्वेज क्या बताती है। हम पहले प्राइस ऑफ द कमोडिटी समझ लेते हैं। देखो यार, किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस इज द की डिटर्मिनेंट ऑफ इट्स डिमांड। द गुड्स ओन प्राइस इज अ की डिटर्मिनेंट ऑफ इट्स डिमांड। कि किसी भी प्रोडक्ट की जो डिमांड है ना, किसी भी प्रोडक्ट की जो डिमांड है उसके प्राइस पे बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। कि अगर मुझे लगा कि इफ आई एम पेइंग द 20 रुपीज फॉर दिस ग्लास, इफ आई एम पेइंग द 20 रुपीज फॉर दिस ग्लास, और जो मेरी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग जो इस ग्लास की यूटिलिटी है, जो इस ग्लास की उपयोगिता है, अगर मैं उसके लिए 20 रुपए पे कर सकता हूं तो मैं इस ग्लास को लूंगा। लेकिन अगर मुझे लगे कि ये ग्लास कोई मुझे 50 रुपए का देना चाहता है, ग्लास को परचेज नहीं कर, सम अदर ग्लास जिसे मुझे लगेगा कि हाँ यार 20 रुपए की वैल्यू है, फिर 30 रुपए की वैल्यू है, या मैं 50 रुपए उस ग्लास के लिए पे करूंगा, मुझे लगेगा कि हाँ इस ग्लास की वैल्यू 50 रुपीज है। अदरवाइज आई विल कीप सर्चिंग फॉर अ वैल्यूएबल ग्लास। तो किसी प्रोडक्ट का प्राइस बहुत ज्यादा मैटर करता है। जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाएगी, और जैसे जैसे प्राइस कम होगा
उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाएगी। एंड राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल प्रोडक्ट्स जो हम डेली में यूज करते हैं अपने घर में, चाहे वो एक शर्ट हो, चाहे वो एक ग्लास हो, चाहे वो एक पेन हो, चाहे वो एक लैपटॉप हो, चाहे वो एक टैबलेट हो, चाहे वो एक घड़ी हो, चाहे वो लाइट हो, फैन हो, पंखा हो। इन सब पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो कि जनरल प्रोडक्ट्स हैं, जो सब यूज करते हैं, 90% लोग यूज करते हैं, 95% लोग यूज करते हैं, उनमें प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज अ की डिटर्मिनेंट ऑफ इट्स डिमांड। कि प्राइस बढ़ेगा तो डेफिनेटली उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाएगी, अगर प्राइस कम होगा तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ेगी, कितनी कम होगी, इसके बारे में बात करेंगे हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के टाइप। इन सब के हम ग्राफ बना के भी देखेंगे। ग्राफ हम बनाएंगे नेक्स्ट क्लास में, जब हम डिमांड शेड्यूल, इंडिविजुअल शेड्यूल, मार्केट शेड्यूल की बात करेंगे, तब हम बात करेंगे ग्राफ पे। तब हम ग्राफ से देखेंगे कि डिमांड कब बढ़ रही है, एक्सपेंशन डिमांड का कब हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन कब हो रहा है, राइट वर्ड शिफ्ट, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट, मार्केट शेड्यूल, डिमांड शेड्यूल, टोटल डिमांड शेड्यूल। हम तब एक एक ग्राफ बना के देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज हम सिर्फ डिमांड के चैप्टर की थ्योरी कवर करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड, दिस इंप्लाइज एन इंक्रीज इन डिमांड follows a reduction in price and a decrease in demand follows an increase in the price of similar goods। देखो बहुत सिंपल बात है, मैंने आपको अभी भी यही समझाया है कि अगर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाता है तो डेफिनेटली उसकी डिमांड कम हो जाएगी। अगर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाता है तो उसकी डिमांड, अगर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस कम हो जाता है तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। प्राइस बढ़ेगा, डिमांड कम होगी, प्राइस घटेगा, डिमांड बढ़ेगी। So there is a inverse relationship. There is a inverse relationship between the prices of a product and the quantity demanded of that product. दोनों में inverse relationship है कि दोनों में उल्टा रिश्ता है कि भाई प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस कम हो जाएगा। जैसे होता है ना, एक कहते हैं ना कि अगर आप किसी चीज से या किसी इंसान से ज्यादा चिपकने का ट्राई करते हो, ज्यादा घुसने का ट्राई करते हो, तो आपसे वो दूर भागता है। तो किसी रिश्ते की एक ब्यूटीनेस बनने के लिए, एसेंस बने रहने के लिए थोड़ी दूरियां भी जरूरी होती हैं। कि दूरियां बनी रहेंगी तो रिस्पेक्ट बनी रहेगी, दूरियां रहेंगी तो प्यार बना रहेगा। जैसे आपने कभी देखा होगा कि एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जब तक एक शादी से पहले बड़ा खुश रहते हैं, क्योंकि भाई संडे को मिलेंगे, हफ्ते में 2 बार मिलना है, 4 घंटे मिलना है, और मिलने के बाद खाएंगे पिएंगे, बातें करेंगे, प्यार मोहब्बत की, सब बढ़िया रहेगा। लेकिन जैसे ही शादी होती है वैसे क्या होता है, लड़ाइयां चालू हो जाती हैं। प्यार बढ़ता है तो लड़ाइयां, प्यार जैसे नजदीकियां बढ़ी तो प्यार कम हो गया, नजदीकियां बढ़ जाएंगी तो प्यार बढ़ जाएगा, नजदीकियां कम हो जाएंगी तो प्यार बढ़ जाएगा। उल्टा हो गया ना कुछ थोड़ा सा। तो ये पॉइंट समझाने का मेरा यहां पर ये है कि जब आप किसी से ज्यादा चिपकोगे ना, जब रिलेशनशिप के अंदर प्यार मोहब्बत में किसी में ज्यादा घुसने का ट्राई करते हो तो फिर प्यार कम हो जाता है। और जब दूरियां आ जाएंगी, थोड़ा दूरियां आएंगी ना, प्यार कम हो जाएगा तो थोड़ा घुसना कम हो जाएगा तो प्यार बढ़ जाएगा। सेम यहां पर भी एक प्रोडक्ट के प्राइस में और उसके डिमांड में सेम काम चलता है। जब प्राइस बढ़ेगा तो उसकी डिमांड घट जाएगी, जब प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। उल्टा रिश्ता है प्राइस का और डिमांड का, यह बात ध्यान रखना। ध्यान क्यों रखनी है, क्योंकि यही बातें एमसीक्यू क्लियर करवाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट, डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द कंज्यूमर। बहुत बेसिक पॉइंट है, समझ लेते हैं एक बार। द परचेजिंग पावर ऑफ अ बायर इज डिटरमाइंड बाय द लेवल ऑफ हिज डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम का मतलब क्या है? डिस्पोजेबल इनकम का मतलब है कि टोटल इनकम में से वो कितनी इनकम एक्सपेंडिचर पे खर्च कर रहा है। इसको आप अगर सिंपल वर्ड्स में समझोगे तो आप समझ सकते हो कि किसी जैसे मैं हूं, एक एग्जांपल समझते हो, लेट्स टॉक अबाउट माई सेल्फ कि मेरी इनकम 10,000 रुपए। सो जस्ट लेट सपोज माई मंथली इनकम इज 10,000 रुपीज। तो मैं महीने में 2 शर्ट खरीदता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि 5 खरीदूं। आफ्टर 6 मंथ मेरी सैलरी बढ़ के 50,000 रुपीज हो गई। सो 6 months before I was earning 10,000 per month, but right now I am earning 50,000 rupees per month. 6 महीने पहले I was buying only 2 shirts in a month,
बट राइट नाउ एज माई इनकम हैज इंक्रीज्ड, तो मैंने क्या किया, मैंने 2 की जगह 5 शर्ट खरीदना चालू कर दिए। अब राइट नाउ द डिमांड फॉर द शर्ट हैज बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम 2 to 5 बिकॉज माई इनकम हैज ऑलरेडी इंक्रीज्ड। मेरी इनकम इंक्रीज हुई तो मेरी डिमांड भी इंक्रीज हो गई। तो डिस्पोजेबल इनकम का मतलब क्या है कि मैं टोटल एक्सपेंडिचर पे कितनी इनकम खर्च कर रहा हूं, सेविंग निकाल के, सेविंग इन्वेस्टमेंट निकाल दो, उसके बाद जो इनकम का पार्ट बचा दैट इज माय डिस्पोजेबल इनकम, कि जिसको मैं इनकम को एक्सपेंडिचर पे खर्च करने वाला हूं। तो जैसे जैसे किसी कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे उसकी डिमांड बढ़ेगी, वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ाना स्टार्ट करेगा। अब मानो कि मेरी इनकम थी 10,000 रुपए, तो और मुझे खरीदनी थी घड़ी, और घड़ी का प्राइस था 8,000 रुपए। मैंने कहा भाई 10,000 रुपए इनकम है, 10,000 रुपीज कमा रहा हूं और 8,000 की वॉच खरीद लूं, हो ही नहीं सकता। क्या करूंगा पूरे महीने, घर कैसे चलाऊंगा, ईएमआई कैसे पे करूंगा। तो मैंने कहा चल यार थोड़ा वेट करते हैं। तो भाई 6 महीने के बाद क्या हुआ, एकदम लॉटरी लग गई और मेरी तनख्वाह, मेरी सैलरी होगी 50,000 रुपए। तो मैंने कहा अब वो घड़ी खरीद लेते हैं। अब क्या हुआ, जैसे ही मेरी सैलरी बढ़ी मैंने उस घड़ी की डिमांड क्रिएट कर दी। पहले मेरी वॉन्ट्स थी लेकिन अब मैं उसको परचेज कर चुका हूं। अब मैंने उस प्रोडक्ट का डिमांड एक्चुअली में कर दी क्योंकि मैं उस प्रोडक्ट को परचेज कर रहा हूं। ठीक है, तो जैसे जैसे इनकम इंक्रीज करती है वैसे वैसे डिमांड भी प्रोडक्ट्स की इंक्रीज करती है। सो डिमांड ऑफ प्रोडक्ट्स इज वेरी मच डिपेंड्स ऑन द इनकम ऑफ अ कंज्यूमर, और यू वुड से डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अगर सब चीजें, द अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, द डिमांड फॉर अ कमोडिटी डिपेंड्स अपॉन द डिस्पोजेबल इनकम ऑफ अ पोटेंशियल कंज्यूमर, डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द पोटेंशियल कंज्यूमर। जैसे मैं एक घड़ी खरीदना चाहता हूं लेकिन मेरा पैसे नहीं है, आई वॉन्ट टू बाय दैट वॉच बट आई डोंट हैव द मनी टू बाय दैट वॉच। सो मैं पोटेंशियल कंज्यूमर तो हूं लेकिन मेरा पैसे नहीं है। जैसे ही पैसा आया मैंने घड़ी खरीद ली, जैसे ही मैंने घड़ी खरीदी उस घड़ी की डिमांड क्रिएट हो गई, सिंपल सी बात। तो डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द कंज्यूमर का मतलब यहां पर यह है कि जैसे जैसे पोटेंशियल कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे डिमांड बढ़ेगी प्रोडक्ट की, जो प्रोडक्ट की उसको रिक्वायरमेंट है। जो पहले प्रोडक्ट में नहीं परचेज कर सकता था अब मैं उस प्रोडक्ट को परचेज कर सकता हूं। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज। रिलेटेड कमोडिटीज के अंदर हमेशा 2 प्रोडक्ट की बात करते हैं, दैट इज फर्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, सेकंड इज सब्स्टिट्यूट गुड्स। सो इफ आई टॉक अबाउट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब क्या है भाई, और सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब क्या है, पहले हमें यह समझना पड़ेगा। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब वो है कि हमेशा ऐसे गुड्स, ऐसे 2 गुड्स जो हमेशा साथ में यूज होते हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन हम यहां पर सिर्फ 2 गुड्स को समझेंगे। ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो दोनों गुड्स साथ में यूज हो रहे हैं, जैसे कि पेट्रोल और कार। बिना पेट्रोल के गाड़ी का कोई मतलब नहीं है। अब देखो बच्चे कहेंगे सर सीएनजी वाली गाड़ी भी तो आती है, सर डीजल वाली गाड़ी भी तो आती है, सर अब तो इलेक्ट्रिक व्हीकल भी आ गए हैं। तो भाई मैं यहां पर उस गाड़ी की बात कर रहा हूं जो पेट्रोल से चलती है ना। जो पेट्रोल बेस्ड कार की हम बात कर रहे हैं कि जो गाड़ी पेट्रोल से चलेगी, उस गाड़ी में अगर पेट्रोल नहीं है तो वो खड़ा हुआ सिर्फ एक टीन का डब्बा है, वो गाड़ी नहीं है। जब उस पर पेट्रोल डलेगा, जब उसमें वो गाड़ी चलने की ताकत आएगी तो वो गाड़ी काम की है, तब वो गाड़ी के अंदर यूटिलिटी है। जिस गाड़ी को मैंने जिस काम के लिए खरीदा था अब वो गाड़ी उस काम की हो चुकी है, अब उस गाड़ी के अंदर पेट्रोल डलेगा तो वो गाड़ी चलेगी। तो पेट्रोल और कार दोनों कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। कप एंड टी बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है। पेन एंड इंक इज अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। बिना इंक के उस प्लास्टिक के पेन का कोई काम नहीं है। अब आप कहोगे सर पेन का सिक्का भी तो हो सकता है, सिक्के में मेरा खून थोड़ी भरा होगा, सिक्के में भी तो इंक ही होगी, तो इंक से वो पेन काम करेगा। उस बिना इंक वाले रिफिल के वो पेन, वो प्लास्टिक की बॉडी किसी काम की नहीं है। जब उस प्लास्टिक की बॉडी में वो इंक वाला रिफिल या फिर इंक जाएगी डायरेक्टली, तब वो प्लास्टिक की बॉडी पेन बनेगी। अदरवाइज वो खाली प्लास्टिक की बॉडी किसी काम की नहीं है। सो कॉम्प्लीमेंट्री गुड का मतलब वो गुड्स है जो दोनों गुड्स एक दूसरे के साथ में चलकर काम करते हैं। वो इंडिविजुअल अकेले किसी काम के नहीं है,
ठीक है, सिंपल। सेकंड बात, सब्स्टिट्यूट गुड्स। बहुत सिंपल समझेंगे। दो ऐसे गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स हैं, दो ऐसे गुड्स जो किसी कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फिल कर सकते हैं इंडिविजुअल लेवल पे। जैसे एक प्लास्टिक का ग्लास, एक कांच का ग्लास। जैसे मैं पहाड़ों पर घूमने गया, अब दोस्तों के साथ प्लान बना कि चल मनाली घूमने चलते हैं। मैं मनाली घूमने गया, स्वेटर और जैकेट दोनों ही मुझे ठंड से बचाएंगी, दोनों सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। बात समझ आ रही है? अब ठंड बहुत लग रही है, रात हो गई है, घूमने गए थे, होटल तक नहीं पहुंच पाए। अब सामने एक दुकान दिखी, हमने कहा भैया कुछ गर्म पीने के लिए है? भैया ने कहा भैया चाय है। हमने कहा ठीक है भाई चाय है, चाय कौन कौन पिएगा? तो उस टाइम पे वो लोग भी हां कर देंगे जो सिर्फ कॉफी पीते हैं। वो कहेंगे हाँ भाई चाय पिला दे, बस पिला दे। वहां पर चाय और कॉफी, दे आर सब्स्टिट्यूट गुड्स। आपकी सर्दी को भगाने के लिए आप चाय पी लोगे या फिर आप कॉफी पी लोगे, सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। बहुत प्योर एक एग्जांपल है सब्स्टिट्यूट गुड्स का जो आपके माइंड को बिल्कुल क्लियर कर देगा, पेप्सी और कोका कोला। आपको कोल्ड ड्रिंक पीनी है, आप दुकान पे गए, आपने कहा भैया कोल्ड ड्रिंक ले आओ। कौन सी? काले वाली। अब काले वाली तो पेप्सी भी है, कोका कोला भी है, थम्स अप भी है। तो यहां पर क्या हुआ कि पेप्सी, कोका कोला और थम्स अप दोनों तीनों एक दूसरे के लिए सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। मैंने कहा भैया काली कोल्ड ड्रिंक ले आओ। कह रहा सर काली में कौन सी? मैंने कहा कोक। कह रहा कोक तो नहीं है। मैंने कहा थम्स अप ले, कह रहा थम्स अप तो नहीं है। मैंने पेप्सी ले, कह रहा पेप्सी ले आता हूं। तो यहां पे क्या हुआ, जो मेरी रिक्वायरमेंट, जो मेरी नीड पहले मैंने कोका कोला से फुलफिल करनी थी, उसको मैंने बोला थम्स अप ले भाई, थम्स अप ही पिला दे, थम्स अप भी नहीं है। पेप्सी ले यार, पेप्सी ले आएगा। तो क्या हुआ, जो मेरी रिक्वायरमेंट थी ना कोल्ड ड्रिंक, ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक पीने की, वो फुलफिल हो गई। तो यहां पर क्या हुआ, सब्स्टिट्यूट गुड्स आपकी सेम रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं, लेकिन वो दोनों गुड्स एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। चाय कॉफी से अलग है, पेप्सी कोका कोला से अलग है। सिंपल सी बात है ना वाली। टी शर्ट शर्ट से अलग है, गरम जैकेट गरम स्वेटर से अलग है। तो ये सब कुछ वो चीजें हैं जो आपकी सेम रिक्वायरमेंट को फुलफिल तो करती हैं, लेकिन प्रोडक्ट इंडिविजुअल लेवल पे अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं। तो आप दोनों में से किसी भी प्रोडक्ट को यूज कर लेते हो अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। सो दीज टाइप्स ऑफ गुड्स आर नोन एज सब्स्टिट्यूट गुड्स। हम इन दोनों के बारे में अलग अलग तरीके से बात करेंगे, और हम नेक्स्ट वीडियो में इन सब गुड्स को, हम एक टाइप्स ऑफ गुड्स का अलग वीडियो बनाएंगे, और उस हर गुड्स में हम उसके ग्राफ के बारे में ही बात करेंगे कि भाई ग्राफ कैसे बनेगा इनका। ग्राफ से भी समझना बड़ा वो है, इंपॉर्टेंट है। अभी सिर्फ हम थ्योरी कवर करेंगे, उसके बाद हम ग्राफ कवर करेंगे। सो हम स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो पढ़ते हैं थोड़ा भाई। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड सर्विसेज आर दोज दैट आर बोट और कंज्यूम्ड टुगेदर और साइमल्टेनियसली। या तो वो साथ में यूज होंगे, टुगेदर यूज होंगे, साथ में, टुगेदर और साइमल्टेनियसली, एक साथ, अलग अलग यूज नहीं होंगे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, पेट्रोल और गाड़ी, ग्लास और कोल्ड ड्रिंक। तो कोल्ड ड्रिंक के अलावा कुछ और मत समझना, ग्लास और कोल्ड ड्रिंक समझेंगे, है ना। अब बोलो कि भैया जाओ यार, घर पे गेस्ट आए हैं, जाओ उनके लिए कोल्ड ड्रिंक ले आओ। तो ग्लास में लेके आओगे ना कोल्ड ड्रिंक, तभी तो ग्लास की डिमांड बढ़ेगी। अब घर बात होती है बैठे बैठे कि यार पापा ये ना अब चाय ना हम सुंदर छोटे छोटे व्हाइट कलर के कप्स में पिएंगे। तो जब हमने ये सोचा कि यार चाय के लिए मुझे एक व्हाइट कप चाहिए, तभी तो उस व्हाइट कप की डिमांड बढ़ी मार्केट में जाके, है ना। तभी तो उस व्हाइट कप को परचेज करने गया। तो बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ये हिंदी इंग्लिश और मिक्स हो जाती है ना, दोनों आर बहुत डिफिकल्ट है। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या हुए, वो चाय और दैट व्हाइट कप, द ब्यूटीफुल व्हाइट कप, दे बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। दैट plastic body of a pen and that ink, that refill, they both are complementary goods। दोनों का अकेले कोई वजूद नहीं। ये मत बोलना कि वैसा सिक्के से भी लिख लूंगा, ये ऐसा नहीं करना, आप बड़े हो गए हो, सीए के बच्चे अब नहीं करोगे ऐसा आप, है ना। तो ये सिंपल सी बात, जैसे कि पैंट और शर्ट कॉम्प्लीमेंट्री है। अब कोई इंसान खाली पैंट पहन थोड़ी चला जाएगा, पैंट के ऊपर शर्ट या टी शर्ट पहनेगा ना, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पे ना बहुत खास बात है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में खास बात क्या है, देखो मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं।
अब हम एग्जाम्पल समझेंगे पेट्रोल और पेट्रोल वाली गाड़ी का। अब मानो कि गाड़ियों के प्राइस इतनी ज्यादा बढ़ गए हैं कि लोग गाड़ियां परचेज ही नहीं कर रहे। गाड़ियों के प्राइसेस इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि लोग गाड़ियां परचेज ही नहीं कर रहे, लोग साइकिल पे आ गए हैं कि साइकिल चलाएंगे। तो आप सोचो जब गाड़ियां परचेज ही नहीं करेंगे, मार्केट में गाड़ियां ही नहीं आएंगी, तो पेट्रोल की डिमांड कैसे होगी? तो पेट्रोल की डिमांड घट जाएगी। तो मेरे कहने का पॉइंट यह है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में अगर किसी एक गुड्स का प्राइस बढ़ता है, किसी एक मेन गुड का प्राइस बढ़ता है, तो दूसरे गुड की डिमांड कम हो जाएगी। अगर किसी एक गुड्स का प्राइस बढ़ता है तो दूसरे गुड्स का डिमांड कम हो जाएगा। दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब मानो पेट्रोल के प्राइसेस आसमान छू जाते हैं, 500 रुपए लीटर, 1000 रुपए लीटर हो गया, तो आप बोलोगे कि भाई पेट्रोल की गाड़ी नहीं खरीदनी, हम तो साइकिल चला लेगा, इलेक्ट्रिक वाली स्कूटी ले आओ, इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीद लो। अब सुनते हो ना रोज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, एथेनॉल डालेंगे गाड़ी में, गाड़ी बिना पेट्रोल के चलेगी। अब बोलते हैं गाड़ी सोलर सेल से गाड़ी चला लो, पानी डाल के गाड़ी चला लो, क्योंकि पेट्रोल 1000 रुपए लीटर हो गया। तो पॉइंट कहने का यह है कि जब पेट्रोल 1000 रुपए लीटर अगर इनकेस हो जाता है, तो लोग पेट्रोल वाली गाड़ियां खरीदनी खत्म कर देंगे, पेट्रोल वाली गाड़ियां बिकनी बंद हो जाएंगी। तो पेट्रोल के प्राइस बढ़ने से पेट्रोल की डिमांड तो कम हुई, उसके साथ साथ जो उसका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है जैसे कि गाड़ी, उस गाड़ी की डिमांड भी कम हो जाएगी। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में यह लिखा है कि फॉल इन द प्राइस ऑफ वन विल कॉज द डिमांड फॉर द अदर टू राइज। कि अगर गाड़ियों का प्राइस कम हो जाए, मानो कि पेट्रोल वाली गाड़ियों का प्राइस कम हो गया, तो पेट्रोल की डिमांड बढ़ जाएगी ना, गाड़ियां बिकेंगी पेट्रोल वाली। जब पेट्रोल वाली गाड़ियां बिकेंगे तो उसे भरवाओगे क्या? हवा, फूक, पानी, जल? नहीं, हम उसके अंदर भरवाएंगे पेट्रोल। तो जब पेट्रोल वाली गाड़ियां जितनी ज्यादा बिकेंगी, उतना ज्यादा पेट्रोल की डिमांड बढ़ेगी। और गाड़ियां बिकेंगी क्यों? क्योंकि उनका प्राइस कम हो गया। जब गाड़ियों का प्राइस कम होगा, उनकी डिमांड बढ़ेगी। जब किसी एक प्रोडक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की डिमांड बढ़ेगी, तो उसके साथ वाले गुड्स की भी डिमांड बढ़ेगी, जैसे कि पेट्रोल और गाड़ी। इसका अपोजिट भी है, दैट इज राइज इन द प्राइस ऑफ वन विल कॉज द डिमांड फॉर द अदर टू फॉल। हमने बात ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर पेट्रोल का प्राइस आसमान छू जाए, वैसे तो ऑलरेडी छू चुका है, अब तो सीधा वो कुछ मार्स वार छुएगा। अब 100 रुपए लीटर के आसपास तो है ही। अगर 1000 रुपए लीटर हो जाए 5 साल बाद, तो पेट्रोल की गाड़ी कोई नहीं खरीदेगा, सब साइकिल पे आ जाएंगे, इलेक्ट्रिक स्कूटी, इलेक्ट्रिक गाड़ी पे आ जाएंगे, पैदल चलेंगे, इन्वायरमेंट साफ करेंगे, बढ़िया चलेगा मामला। तो ये कुछ पॉइंट है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के। सेकंड बात करेंगे हम यहां पर सब्स्टिट्यूट गुड्स की। दिस इज सब्स्टिट्यूट गुड्स। टू commodities are called competing goods or substitute when they satisfy the same want and can be used with ease in place of one another। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत एमसीक्यूज ऐसे आते हैं कि बच्चे ने अगर बेसिक भी समझ लिया ना, अगर आप मेरी क्लासेस पढ़ के चले जाओगे ना सिवर, तब भी आपके एमसीक्यू सोल्व हो जाएंगे। और हम तो एमसीक्यू सोल्व भी करेंगे, थोड़ा कॉन्सेप्ट पहले पढ़ लें थोड़े से ना, फिर एमसीक्यूज पर आएंगे। तो भाई सब्स्टिट्यूट गुड्स के अंदर मैंने कहने का पॉइंट ये है, दो ऐसे गुड्स। अब मानो मुझे पानी पीना, अब मुझे पानी पीना, अब या तो पानी मैं इस ग्लास के अंदर पी लूं, ये कांच का ग्लास है, या प्लास्टिक के ग्लास में पी लूं, दोनों का काम तो वही है, दोनों की सेम यूटिलिटी है, दोनों मेरी सेम रिक्वायरमेंट, सेम वांट्स फुलफिल कर रहे हैं कि मेरी प्यास बुझ गई, कि मेरी प्यास बुझ गई, मेरी प्यास भर गई है ना, तो बात खत्म हो जाती है। जब मेरी प्यास बुझ गई है, चाहे वो ग्लास प्लास्टिक का हो, चाहे वो ग्लास कांच का हो, मुझे क्या फर्क पड़ता है कौन सा ग्लास है। तो ये दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट गुड्स है, जो दोनों एक दूसरे को लात मार के हटा सकते हैं कि चल पीछे हट। मानो ये प्लास्टिक का ग्लास है, कांच का ग्लास, मैंने बोला कि मुझे पानी पीना है, तो प्लास्टिक के ग्लास ने बोला मैं पिलाऊंगा कांच के ग्लास, तू हट जा। तो कांच का ग्लास गायब, तो मैंने प्लास्टिक के ग्लास से पानी पी लिया। सिंपल। शर्ट और टी शर्ट, आपको संडे को गर्लफ्रेंड से मिलने जाना है, शर्ट पहनूं टी शर्ट पहनूं, शर्ट पहनूं टी शर्ट पहनूं, दोनों चीजें निकाली, दोनों पहन कर देखा। पहले टी शर्ट पहनी, स्मार्ट तो लग रहा है भाई, फिर शर्ट पहनी, अब भाई ज्यादा स्मार्ट लग रहा है। अब शर्ट में लड़के एक्चुअली ज्यादा स्मार्ट लगते हैं, तो भाई ने बोला कि टी शर्ट हटाओ, शर्ट पहनेंगे। तो यहां पर शर्ट और टी शर्ट
एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। तो यहां पर टी शर्ट हार गई, शर्ट जीत गई। एक दिन ऐसा भी आएगा जब टी शर्ट जीतेगी और शर्ट हार जाएगी। जब भाई डोले बना लेगा ना मोटे मोटे, तो टी शर्ट पहन कर ही जाएगा, तो शर्ट पहन के नहीं जाएगा। तो यहां पर क्या है कि सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या है कि आपकी वॉन्ट्स को, जब दो कमोडिटीज आर दे बोथ आर एबल टू फुलफिल योर सेम वॉन्ट एंड योर सेम रिक्वायरमेंट, बट आपको उनमें से किसी एक प्रोडक्ट को चूज करना है, दोज काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स आर नोन एज सब्स्टिट्यूट गुड्स। सिंपल, ठीक है। सेकेंड इज व्हेन गुड्स आर सब्स्टिट्यूट, if the price of a product being purchased goes up, buyers may switch to a cheaper substitute। अब पॉइंट आएगा कि सर जब दो ऐसे गुड्स हैं जो मेरी सेम रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे हैं, तो उस टाइम पे मैं किस प्रोडक्ट को चूज करूंगा। इसके अंदर ना देखो, वैसे तो अगर मैं सोचूं तो बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। अब ये कांच का ग्लास है और एक है नहीं प्लास्टिक ग्लास ना आसपास, वो भी दिखाया था, और एक प्लास्टिक का ग्लास है। अब बहुत चीजें मैटर करती हैं, उसका स्टाइल, मेरी अफोर्डेबिलिटी, कि मैं उसको किसे परचेज कर सकता हूं। शर्ट और टी शर्ट के अंदर मुझ पे शर्ट ज्यादा सूट करेगी या मुझ पे टी शर्ट ज्यादा सूट करेगी, वहां पर सब्स्टिट्यूट गुड्स के अंदर लड़ाई है, कंपेटिंग गुड्स में लड़ाई आ जाएगी। तो मैं शर्ट और टी शर्ट में से एक चीज चूज करूं। लेकिन हम जब बात करते हैं एक हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स में या बिजनेस इकोनॉमिक्स में, हम बात कर रहे हैं प्राइस की। प्राइस पे क्या है समझेंगे हम, कि मानो शर्ट और टी शर्ट की बात करते हैं, या छोड़ो यार, हम प्लास्टिक के ग्लास और स्टील के ग्लास, हम प्लास्टिक के ग्लास और कांच के ग्लास की बात करते हैं। और मानो एकदम से कांच के ग्लास बहुत महंगे हो गए, एक ग्लास 2000 रुपए का हो गया। मैं खरीदने गया कि भैया 5 ग्लास बांध दो, ये कांच वाले भैया ने कहा आपको 10,000 रुपए पे करने पड़ेंगे। मैंने कहा पागल हो गया है, 10,000 रुपए पे करूंगा ग्लास के लिए? जो ग्लास पहले 100 रुपए का मिलता, अब वो ग्लास 500 रुपए का हो गया। पागल हो गया, 1000 रुपए का ग्लास हो गया, दिमाग खराब हो गया। कह रहा भैया देखो ऐसा है, इतने का ही हो गया, लेना लो नहीं तो प्लास्टिक का ग्लास खरीद लो, लेना हो लो नहीं तो प्लास्टिक का ग्लास खरीद लो। ध्यान से सुनना, लेना हो लो नहीं तो प्लास्टिक का ग्लास खरीद लो, यही है सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो मैंने कहा ठीक है भाई, मैं नहीं खरीदा, तू 5 प्लास्टिक के ग्लास ही बांध दे, वो 100 रुपए का एक आएगा, काम चल जाएगा। कहां 10,000 रुपए और कहां 500 रुपए, कहां 5,000 रुपए, कहां पर 500 रुपए, कहां पर एक ग्लास 1000 रुपए का, कहां पर एक ग्लास 100 रुपए का, इतना फर्क है। मैं कोई अंबानी का बेटा हूं तो मेरे पास 1000 रुपए का मैं एक ग्लास लूंगा, तो यही दे दे भाई। तो क्या हुआ कि जब सब्स्टिट्यूट गुड्स के बीच में दो गुड्स हैं, दो गुड्स की लड़ाई है, प्लास्टिक के ग्लास की और कांच के ग्लास की। जिस ग्लास का प्राइस बढ़ जाएगा, जिस ग्लास के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, उस पर्टिकुलर ग्लास की डिमांड कम हो जाएगी, और जब उस ग्लास की डिमांड कम हो जाएगी तो दूसरे वाले ग्लास की, प्लास्टिक के ग्लास की डिमांड बढ़ जाएगी। क्योंकि मुझे तो ग्लास खरीदना है, मुझे तो ग्लास खरीदना है। मानो एक मार्केट में 2 दुकानें हैं और मुझे एक वाइट कलर की शर्ट खरीदनी है। मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो ये एक दुकान या फिर एक दूसरी दुकान। मैं दुकान नंबर ए पर गया, मैंने कहा भैया व्हाइट शर्ट दिखाना, भैया ने व्हाइट शर्ट दिखाई। मैंने कहा भाई कितने की? कह रहा 2000 रुपए की। मैंने कहा चलो ठीक है, अभी 2 मिनट में आता हूं। मैं चला गया दूसरी दुकान पे। सेकंड ऑप्शन, वी आर इंडियन कंज्यूमर्स, वी ऑलवेज सीक फॉर सेकंड ऑप्शंस। मैं सेकंड ऑप्शन पे चला गया, मैंने कहा व्हाइट शर्ट दिखा दो। भाई ने मुझे सेम शर्ट दिखा दी। मैंने कहा ये भी बताएगा 2000 रुपए की। मैंने कहा शर्ट कितने है? कह रहा है 500 रुपए की। मैंने कहा हाँ, ये क्या बात हुई? वहां पर 2000 की है, वहां पर 500 रुपए की है। तो मैंने कहा छोड़ उसको, इसे चूज कर ले। यहां पे क्या हुआ? यहां पे कंपटीशन हुआ। तो यहां पर 2 दुकानों को, अगर मैं 2 दुकानों को सर्विसेज मानूं कि हमें वो कपड़े खरीदने की सर्विसेज प्रोवाइड करने हैं, तो वहां पर कंपीटिंग गुड्स, सब्स्टिट्यूट्स की बात हो रही है कि या तो इस दुकान से खरीद लो या इस दुकान से खरीद लो। अब डेफिनेटली मैं उस दुकान से खरीदूंगा जिस दुकान पे मुझे शर्ट 500 रुपए की मिल रही है। सेम जब एक कांच के ग्लास का या फिर एक ग्लास का, इस ग्लास का, जो कांच का ग्लास है, जब इस कांच के ग्लास का प्राइस 1000 रुपए का एक हो गया है, तो मैं डेफिनेटली इस ग्लास को नहीं खरीदूंगा। लेकिन मुझे ग्लास तो खरीदना है, मेरी रिक्वायरमेंट तो है ना पानी पीने की दोस्त, तो मैं प्लास्टिक का ग्लास खरीद लूंगा। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या होता है कि जब किसी पर्टिकुलर गुड्स का प्राइस बढ़ जाता है तो दूसरे गुड्स की डिमांड बढ़ जाती है, और इसका उल्टा भी होता है। जब दूसरे गुड का प्राइस कम हो जाता है तो दूसरे वाले गुड्स की, जब गुड ए का प्राइस कम होगा तो गुड बी की डिमांड कम हो जाएगी।
जब गुड ए का प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड प्रोडक्ट बी की बढ़ जाएगी। इनवर्स नहीं है, सेम चल रहा है कि अगर दो गुड है, एक गुड ए गुड बी, अगर गुड नंबर ए का प्राइस बढ़ा तो गुड बी की डिमांड बढ़ गई। अगर गुड ए का प्राइस कम हुआ तो गुड बी की डिमांड कम हो गई। सो देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ अ वन कमोडिटी एंड द क्वांटिटी डिमांडेड फॉर द अनदर कमोडिटी, जब वो दोनों सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। अब यहां पर शर्ट और पैंट की बात मत करना, पैंट और शर्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स का बेसिक पॉइंट यह है कि जब आपको सेम गुड्स आपकी सेम रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहे हैं तब उन दोनों को बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स के अंदर आप, आई एम श्योर कि इतना इजी मैंने आपको समझा दिया है। ये प्लास्टिक का ग्लास, कांच का ग्लास, ये सब बात हमने कर ली है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ बायर्स। देखो टेस्ट आज के टाइम में, राइट नाउ, दिस टाइम, अभी अभी करंटली ये वाला पॉइंट है वो कई बार देखने को मिलेगा, दैट इज टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ बायर्स। यहां पर क्या है, किसी प्रोडक्ट की डिमांड कंज्यूमर के टेस्ट और प्रेफरेंस पे बहुत ज्यादा मैटर करती है। अब मानो हमने सोच लिया घर में कि यार हम चाय ना वाइट कलर के कप के अंदर ही पिएंगे। अब मुझे प्लास्टिक के कप में चाय नहीं पीनी, चाय पीऊंगा तो वाइट कलर के कप में पीऊंगा। पापा अगले दिन घर से गए शाम को और 12 वाइट कलर के कप खरीद के ले आए। तो वाइट कलर के कप की डिमांड बढ़ गई मार्केट में, 12 पीस खरीद के लाए ना तो डिमांड बढ़ गई। तो ये क्या है, ये मेरे प्रेफरेंस है। प्रेफरेंस और टेस्ट को ना वी कैन इजीली रिलेट टू फैशन। जैसे आपने देखा होगा अभी कुछ टाइम पहले वो फेडेड जीन्स चलती थी कि ऊपर से ब्लू है, नीचे से व्हाइट है, फिर ब्लू है ना, फेडेड जीन्स चल रही है। तो एकदम से ना जब वो फैशन में आई तो उसकी डिमांड एकदम बूम बूस्ट कर गई डिमांड। तो क्योंकि लोगों का टेस्ट और प्रेफरेंस बन गई थी वो डिमांड, वो जीन्स। चेक की शर्ट, चेक्स वाली शर्ट, अभी चेक्स वाली शर्ट राइट नाउ बहुत इन है मार्केट में, हर कोई चेक वाली शर्ट पहन रहा। तो क्या हुआ, लोगों का टेस्ट बिल्डअप हो गया। लोगों का टेस्ट बिल्डअप हो जाएगा ना तो एकदम से उस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाएगी। जैसे पहले नोकिया का फोन था, पहले नोकिया का फोन था, फिर चाइनीज फोन आए इंडिया मार्केट में, फिर एंड्रॉइड फोन आए मार्केट में। और एंड्रॉइड फोन से क्या हुआ, एंड्रॉइड फोन ने ना लोगों की रिक्वायरमेंट, लोगों की प्रेफरेंस, लोगों का टेस्ट चेंज कर दिया। सबने बोला कि मेरे को एंड्रॉइड फोन ही चाहिए, मेरे को टच वाला, टुक 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 टुक, मेरे को टच वाला फोन ही चाहिए। टैबलेट चाहिए तो टच वाला चाहिए, फोन चाहिए टच वाला चाहिए। तो यहां पर क्या हुआ, टेस्ट चेंज हो गया लोगों का, लोगों के प्रेफरेंस चेंज हो गई कि अब मुझे टेस्ट, मेरा जो रिक्वायरमेंट है अब वो एंड्रॉइड फोन, टच वाला फोन ही करेगा। तो एंड्रॉइड फोन की डिमांड एकदम बूम कर गई, बूस्ट कर गई, हर जगह बिक रहा है वो। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल। 2 साल पहले आ जाओ, आपने एक सॉफ्टवेयर का नाम सुना होगा, जूम, जो एजुकेशनल क्लासेस लेने के लिए, मीटिंग अटेंड करने के लिए काम आता है। 3 साल पहले ना, कोविड से पहले, जूम को कोई नहीं जानता था। लेकिन एकदम से लोगों की रिक्वायरमेंट आई ऑनलाइन मीटिंग की, ऑनलाइन क्लासेस की। तो लोगों ने पता लगा कि देयर इज वन सॉफ्टवेयर जिससे आप क्लासेस ले सकते हो और जिससे आप ऑनलाइन मीटिंग अटेंड कर सकते हो। हम आज भी, हम अलग अलग टीचर्स जो हमारी टीम है, हम आज भी जब मीटिंग करते हैं जूम पे करते हैं। लेकिन 3 महीने पहले हम नहीं करते थे। 3 महीने पहले फोन पे, और भाई क्या हाल है, सब बढ़िया चल रहा है, अब बता क्लास कैसे चल रही है। लेकिन अब फेस टू फेस बात होती है। पहले क्लासेस होती थी सिर्फ ऑफलाइन, अब क्लासेस होते हैं जूम पे, कि जूम पे 30 बच्चे जूम कॉल ज्वाइन करते हैं और पढ़ाई करते हैं। तो क्या हुआ ना, एकदम से सबको ऐसा लगा कि यार ये सॉफ्टवेयर चाहिए ही चाहिए। जितने भी टीचर थे सबने वो सॉफ्टवेयर परचेज कर लिया। क्या हुआ, प्रेफरेंस बदल गई, टेस्ट बदल गया, रिक्वायरमेंट बदल गई। तो टाइम के साथ साथ ना टेस्ट और प्रेफरेंस से किसी पर्टिकुलर गुड्स की डिमांड बढ़ती है और डिमांड कम भी होती है। एकदम से किसी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाएगी और एकदम से जब वो प्रोडक्ट फैशन से चला जाएगा तो एकदम से उस प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाएगी। तो आइए कुछ बुकिश लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। द डिमांड फॉर अ कमोडिटी ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ बायर्स एंड चेंजेस इन देम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम।
गुड्स विच आर मॉडर्न और मोर इन फैशन कमांड हायर डिमांड देन गुड्स विच आर ऑफ ओल्ड डिजाइन और आउट ऑफ फैशन। देखो, जब जीन्स की जैकेट मार्केट में आई थी ना, तो सब लड़कों का ड्रीम बन गया था कि जीन्स की जैकेट खरीदनी है, सब लोग जीन्स की जैकेट खरीद रहे हैं। क्या हुआ? फैशन हो गया। फैशन इस टेस्ट एंड प्रेफरेंस को समझने के लिए बहुत जरूरी है कि फैशन इस टेस्ट एंड प्रेफरेंस को समझने के लिए बहुत जरूरी है। पहले ना लोग कुर्ते पजामा पहनते थे, मैं आज से बात कर रहा हूं 10 साल पहले की। तो एकदम से क्या हुआ कि लोगों ने कुर्ते पजामे के साथ ना एक चुन्नी पहननी स्टार्ट करी। लड़के चुनरी पहनते हैं ना कुर्ते पजामे के साथ। आप देखोगे शादी में शेरवानी के साथ एक चुन्नी मिलती है, चुनरी मिलती है, और कुर्ते पजामे के साथ भी लोग आजकल चुनरी पहनते हैं। तो एकदम से क्या हुआ ना, फैशन में आ गई कि भाई कुर्ता पजामा पहनना तो चुनरी पहननी ही पहननी है। तो एकदम से उस चुनरी की डिमांड बढ़ गई मार्केट में। आपने भी कुछ टाइम पहले देखा होगा कि फटी हुई जीन्स, ऐसा ना, एक फटी हुई जीन्स आपको बहुत लोग पहने हुए दिखते थे कि यार फटी हुई जीन्स बहुत चल रही है, फैशन में आ गई, बहुत लोगों ने पहनी, तो उसकी डिमांड एकदम बूस्ट कर गई। ऑनलाइन सब क्या खरीद रहे हैं? फटी हुई जीन्स। लोग गूगल पे सर्च कर रहे हैं फटी हुई जीन्स का प्राइस क्या है, फटी हुई जीन्स कौन सी कंपनी की मिलती है। सब लोग फटी हुई जीन्स खरीद रहे हैं, कोई सर पैर नहीं है बात का, लेकिन फैशन, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस से किसी पर्टिकुलर गुड्स की डिमांड बहुत तेजी से इंक्रीज भी कर सकती है और डिक्रीज भी कर सकती है। और अब आप देखोगे तो फटी हुई जीन्स कोई नहीं पहनता, फैशन से आउट, डिमांड खत्म, तो नया नया फैशन आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है वाली। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस किसी गुड्स की डिमांड को बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, एक एक्स्ट्रा हम पढ़ेंगे, 2 पॉइंट पढ़ने हैं हमने यहां पे। एक बैंड वैगन इफेक्ट और सेकंड इज स्नूब इफेक्ट। बैंड वैगन इफेक्ट पहले का पढ़ लेते हैं। द बैंड वैगन इफेक्ट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द tendency for people to adopt certain behaviors, style or attitudes simply because others are doing so. Simple, कोई मतलब नहीं है, कोई पॉइंट नहीं है लोग क्यों खरीद रहे हैं। जैसे मैंने बात करी आपसे फटी हुई जीन्स की, मैंने देखा कि मैं एक मार्केट में गया तो एक हैंडसम सा स्मार्ट सा लड़का फटी हुई जीन्स पहन के चल रहा है, उसके बाद 2 लड़कियां चल रही हैं। मैंने कहा मुझे भी फटी हुई जीन्स चाहिए, मुझे भी फटी हुई जीन्स चाहिए। तो मैंने आंखों में पट्टी बांधी, जैसे ये चारों हमारे अंकल यहां पर, ये हमारे चारों अंकल यहां पर आंखों में पट्टी बांधकर चल रहे हैं। क्या मतलब इस बात का कि हम ये नहीं समझ रहे कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मेरी जरूरत क्या है, मुझे चाहिए क्या, बस जो लोग कर रहे हैं तो भेड़ चाल में चल दिए। दैट इफेक्टिव नोन एज बैंड वैगन इफेक्ट। जैसे कुछ टाइम पहले ऐसा बोला जाता था कि हमारे देश में कुछ ही लोग हैं जो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, बाकी तो बस भेड़ चाल है कि भाई शर्मा जी का लड़का इंजीनियरिंग कर रहा है, कि शर्मा जी का लड़का इंजीनियरिंग कर रहा है तो आप, मेरा बेटा भी इंजीनियरिंग करेगा। शर्मा जी का लड़का डॉक्टर बनना चाहता है तो मेरा लड़का भी डॉक्टर बनेगा। शर्मा जी का लड़का यूपीएससी की कोचिंग कर रहा है तो मेरा लड़का भी मेरे यूपीएससी की पढ़ाई करेगा। शर्मा जी का लड़का सीए की पढ़ाई करेगा, मेरा लड़का भी सीए की पढ़ाई करेगा। लड़के से नहीं पूछा कि तेरे को सीए की पढ़ाई करनी है, तेरे को यूपीएससी की पढ़ाई करनी है, तेरे को एसएससी की पढ़ाई करनी है, तेरे को इंजीनियर बनना है, तेरे को गिटार सीखना है, तुझे गाना बजाना है, वो नहीं पूछा। लेकिन जो दुनिया कर रही है उसी में लग गए। और अगर आप देखोगे तो आज के टाइम में सब लोग यही कर रहे हैं, जो दुनिया कर रही है वही कर लो, वही सही है, ऐसा नहीं है। यू शुड एक्सप्लोर योर सेल्फ, यू शुड अंडरस्टैंड योर ओन स्टाइल, यू शुड अंडरस्टैंड कि आपको किस तरह की टी शर्ट पहननी पसंद है। जरूरी नहीं है कि सब लोग अगर फुल बाजू की टी शर्ट पहनेंगे तो आप भी फुल बाजू की टी शर्ट पहनोगे। जरूरी नहीं है कि सब लोग चेक्स पहनेंगे तो आप भी चेक्स पहनोगे, चेक वाली शर्ट होती है ना। तो यहां पर मेरा कहने का पॉइंट है कि बैंड वैगन इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट है मार्केटिंग स्ट्रेटजी के अंदर जो कंज्यूमर बिहेवियर पे रिसर्च करता है कि कंज्यूमर बिहेवियर कैसे काम करता है। कुछ कंज्यूमर का क्या होता है ना कि वो लोगों को देख के अपने स्टाइल्स, अपना एटीट्यूड्स, अपने बिहेवियर को डिसाइड कर लेते हैं। तो आपने कई बार देखा होगा कि आपके ग्रुप में एक लड़का या लड़की है जो काफी इंफ्लुएंस करती है आपको, और आप धीरे धीरे ना उसके साथ जितना टाइम स्पेंड करते हो ना, आपका स्टाइल, आपका बोलने का तरीका उसके साथ मैच करना स्टार्ट कर जाता है। तो हमारा बिहेवियर हमारे आसपास के सराउंडिंग से बहुत ज्यादा मैटर करता है। बट मैं हमेशा बोलता हूं हर बच्चे को अपना एक स्टाइल, अपना एक पढ़ने का तरीका, अपना एक रिवीजन का तरीका, अपना एक पढ़ने का सब कुछ खुद मेंटेन करना चाहिए, खुद बनाना चाहिए। बैंड वैगन इफेक्ट में नहीं पढ़ना चाहिए। तो बैंड वैगन इफेक्ट से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में तो उसको गलत करके नहीं आना। सेकंड में पढ़ेंगे इफेक्ट स्नूब इफेक्ट। अब ना
आपने कई बार देखा होगा, अब बाकियों को छोड़ो, मैं अपनी बात करता हूं। मेरे साथ एक प्रॉब्लम है, मेरे साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जो सब कर रहे हैं ना, मुझे वो नहीं करना। जो सब कर रहे हैं मुझे वो नहीं करना। मुझे वही करना है जो सब नहीं कर रहे। मुझे बाकियों से अलग दिखना है। जैसे सबने रॉयल एनफील्ड खरीद ली, तो मुझे रॉयल एनफील्ड नहीं खरीदनी। मुझे रॉयल एनफील्ड नहीं खरीदनी, मुझे बुलेट खरीदनी, मुझे हार्ले डेविडसन खरीदनी है। सब लोगों ने डेल का लैपटॉप ले लिया, मेरे 5 दोस्तों के पास डेल का लैपटॉप, तो मुझे एप्पल का लैपटॉप चाहिए, चाहे मुझे उसके लिए किडनी बेचनी पड़ जाए। सब लोगों के पास वन प्लस का फोन है, तो मुझे आईफोन चाहिए, तो मुझे आईफोन चाहिए, क्योंकि मुझे अलग दिखना है। ये जो अलग दिखने की प्रॉब्लम है ना, इसे ही कहते हैं स्नूब इफेक्ट। जैसे आप मार्केट में चल रहे हो, तो आपको मार्केट में बहुत सारी दिखेंगी कि मारुति स्विफ्ट चल रही है मार्केट में, क्योंकि इट इज इजीली अफोर्डेबल। तो मुझे लगा कि यार जब मैं गाड़ी खरीदूंगा ना, मैं स्विफ्ट नहीं खरीदूंगा, मैं खरीदूंगा मर्सिडीज बेंज, क्योंकि मर्सिडीज बेंज मार्केट में कोई इक्का दुक्का दिखती है, लेकिन स्विफ्ट तो हर कोने पे दिख रही है, वैगनआर तो हर कोने पे दिख रही है, होंडा सिटी भी हर कोने पे दिख रही है, लेकिन मर्सिडीज नहीं दिख रही। तो सबसे अलग करने का जो माइंड में बिहेवियर सेट हो जाता है, उसको बोलते हैं स्नूब इफेक्ट। इस इफेक्ट में यूजुअली ये इफेक्ट की प्रॉब्लम्स उन लोगों को होती है जिनकी इनकम काफी अच्छी होती है, जो महंगे महंगे प्रोडक्ट्स को अफोर्ड कर सकते हैं। तो जब आप इस स्नूब इफेक्ट से पीड़ित हो जाओगे ना, जब कोई कंज्यूमर या कोई पर्सन इस स्नूब इफेक्ट से पीड़ित है, तो वो चीज कभी नहीं खरीदेगा जो सबके पास है। जैसे कि मैं भी कुछ हद तक इस चीज से पीड़ित हूं कि अगर सबके पास एप्पल का फोन है तो मुझे एप्पल का फोन नहीं चाहिए, मैं वन प्लस खरीदूंगा, चाहे वो सस्ता हो जाए, लेकिन मुझे अलग चाहिए। सबके पास अगर स्विफ्ट है तो मर्सिडीज खरीदूंगा। तो यहां पर क्या होगा स्नूब इफेक्ट के अंदर, कि मैं स्विफ्ट नहीं खरीदूंगा, मैं मर्सिडीज खरीदूंगा। तो मैंने स्विफ्ट पे लगाया कांटा, मर्सिडीज पे लगाया राइट, और मर्सिडीज के लिए पैसे कमाने चालू कर दिए। और मैं हमेशा बोलता हूं, आप लाइफ में कुछ भी कर रहे हो, हमेशा अपना एम्बिशन यहां रखो ऊपर, कि भाई मर्सिडीज खरीदनी है। मर्सिडीज की इच्छा रखेंगे तभी तो होंडा सिटी आएगी। अगर सोचूंगा कि होंडा सिटी खरीदनी है तो वैगनआर ही आएगी। ये नहीं बोल रहा कि वैगनआर गाड़ी खराब है, लेकिन हमेशा अपना एम्बिशंस को ऊपर रखना चाहिए, तभी आप कहीं पर पहुंच सकते हो, कुछ बड़ा अचीव कर सकते हो। तो स्नूब इफेक्ट का मतलब क्या है? दूसरों से अलग दिखना, जो लोग बाकी लोग यूज कर रहे हैं वो यूज ना करना, ये होता है स्नूब इफेक्ट। तो पढ़ लेते हैं। द डिमांड for a consumer's good is decreased owing to the fact that others are also consuming the same commodity. This represent the desire of people to be exclusive, यानी कि अलग दिखना है, to be different, सबसे अलग different दिखना है, to disassociate themselves from the common herd, मतलब जो सामान बाकी दुनिया यूज कर रही है मुझे नहीं पहनना। अगर सब लोग लिवाइस की टी शर्ट पहन रहे हैं तो मैं लिवाइस की नहीं पहनूंगा, मैं उससे महंगी पहनूंगा, अलग दिखना है मुझे। अगर कॉलेज में सब लोगों के पास स्विफ्ट गाड़ी है तो मैं मर्सिडीज बेंज लेकर जाऊंगा, होंडा सिटी लेकर जाऊंगा, लेकिन स्विफ्ट नहीं लेके जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं स्विफ्ट लेके जाऊंगा तो बाकियों से और मुझ में फर्क कैसे दिखेगा? सारे लोग नॉर्मल शर्ट पहन रहे हैं तो मैं ब्रांडेड शर्ट पहनूंगा, और फ्लॉन्ट भी करूंगा कि मेरी शर्ट ब्रांडेड है, तुम्हारी शर्ट ब्रांडेड नहीं है, तो मैं उन लोगों से अलग दिख सकूं। दैट इज स्नूब इफेक्ट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डिटर्मिनेंट्स इज बायर्स इन द मार्केट। कि देखो बहुत सिंपल पॉइंट है ये वाला, जैसे जैसे मार्केट में बायर्स बढ़ेंगे वैसे वैसे गुड्स की डिमांड बढ़ेगी। अब मानो मार्केट में इस कांच के ग्लास को खरीदने वाले 10 कस्टमर हैं, और 10 कस्टमर को 10 ग्लासेस, पर कस्टमर 10 ग्लासेस चाहिए, तो टोटल डिमांड होगी 100 ग्लासेस। अब मानो अगर मार्केट में 10 की जगह 15 कस्टमर आ जाते हैं, और 15 में हर कस्टमर को 10 कांच के ग्लास चाहिए, तो टोटल ग्लास की डिमांड होगी 150। दिस इज वेरी सिंपल। जैसे जैसे मार्केट में बायर्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपके डिमांड बढ़ती जाएगी। एंड इफ आई टॉक अबाउट बिजनेस इकोनॉमिक्स, इफ आई टॉक अबाउट द बिजनेस, इफ आई एम रनिंग अ बिजनेस, अगर मैं एक ग्लास बेचने का बिजनेस करता हूं, तो जैसे जैसे मेरे कस्टमर्स, मेरे कंज्यूमर्स बढ़ेंगे वैसे वैसे मेरी फैक्ट्री में ग्लास बनने की डिमांड या ग्लास बनना ज्यादा हो जाएगा। मेरे पास ग्लास के ज्यादा ऑर्डर आएंगे, मेरे पास ग्लास की डिमांड बढ़ेगी, मैं ग्लास ज्यादा बनाऊंगा, मेरी इनकम बढ़ेगी, मैं और लोग काम पे रखूंगा, इन्वेस्टमेंट करूंगा, अपनी फैक्ट्रीज बढ़ाऊंगा। तो इससे बिजनेस में भी जितने कंज्यूमर्स बढ़ते रहेंगे उतनी ज्यादा
डिमांड प्रोडक्ट की बढ़ती रहेगी। दिस इज वेरी सिंपल पॉइंट, पढ़ लेते हैं एक बार। द नंबर्स ऑफ बायर्स हैज अ मेजर इफेक्ट ऑन द टोटल और नेट डिमांड। एज द नंबर इंक्रीजेस द डिमांड राइजेस। फर्दरमोर दिस इज ट्रू इररिस्पेक्टिव ऑफ चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटीज। हाँ यार, अब देखो, अगर मानो ये ग्लास पहले 20 रुपए का है और इस 20 रुपए के ग्लास को हर कस्टमर 10 ग्लास खरीदने को तैयार है। 10 कस्टमर है तो 100 ग्लास बिकेंगे, 15 कस्टमर है तो 150 ग्लास बिकेंगे। लेकिन अब मानो ये ग्लास 100 रुपए का हो गया, तो इस ग्लास की डिमांड कितनी होगी वो कंज्यूमर बनने पर डिपेंड नहीं करता। अब इसकी प्राइस की वजह से इसकी डिमांड कम हो जाएगी। अब प्राइस की वजह से इसकी डिमांड कम हो जाएगी, दोबारा पानी पी लेते हैं। ठीक है भाई, तो जितने बायर्स बढ़ेंगे उतनी डिमांड मार्केट में प्रोडक्ट की बढ़ेगी। अगला पॉइंट पढ़ेंगे, दैट इज कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन। बहुत बढ़िया पॉइंट है ये वाला, बहुत बढ़िया पॉइंट है ये पॉइंट बात करता है फ्यूचर प्राइसेस पे। ये पॉइंट बात करता है फ्यूचर प्राइसेस पे। आप लोग सीए फाउंडेशन की पढ़ाई कर रहे हो, आप लोग सीए फाउंडेशन की पढ़ाई कर रहे हो। आप में से लोगों को शेयर मार्केट में बहुत इंटरेस्ट होगा। आप सब लोगों को शेयर मार्केट में बहुत इंटरेस्ट होगा कि भाई शेयर मार्केट कैसे काम करती है, कौन सा शेयर खरीदें, कौन सा शेयर ना खरीदें। अब अगर मैं आपको आज आपको मैं बोलूं कि एचडीएफसी का शेयर का आज प्राइस है 1900 रुपए, एग्जाम्पल है, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं क्या प्राइस है, 1900 रुपीज एक शेयर का प्राइस है एचडीएफसी का। लेकिन कल 1 बजे तक, जैसे मार्केट खोलेगी 9:30 बजे, 1 बजे तक एचडीएफसी का प्राइस 5000 रुपए हो जाएगा। तो जैसे ही मार्केट खुलेगी आप एचडीएफसी के शेयर को परचेज कर लोगे। जैसे मार्केट खुलेगी आप एचडीएफसी के शेयर्स को परचेज कर लोगे। तो यहां पर क्या हुआ, एक्सपेक्टेशन ने अपना काम किया एचडीएफसी के शेयर के डिमांड को। सेम अगर मैं बात करता हूं गोल्ड की, अब मानो गोल्ड का प्राइस आज के टाइम पे 50,000 रुपीज पर 10 ग्राम है। एक तोला 50,000 रुपए का। सिंपल बात करते शब्दों में, इंडियन भाषा में, कि भाई एक तोला 50,000 रुपए का, एक तोले में 10 ग्राम होते हैं, तो 50,000 रुपए के अंदर 10 ग्राम गोल्ड मिलता है। मैं आपको बोलूं कि आने वाले 1 महीने में ये गोल्ड 50,000 से 80,000 रुपीज पर 10 ग्राम होने वाला है। आप क्या करोगे, आप उसको परचेज कर लोगे। तो एक्सपेक्टेशन कैसे काम करती है कि अगर आपको पता लग जाए कि फ्यूचर में किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ने वाला है, तो आप उस कमोडिटी की डिमांड को करंट लेवल पे बढ़ा दोगे। अगर आपको पता लग जाए कि भाई फ्यूचर में इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस कम होने वाला है, तो आप उसकी डिमांड नहीं बढ़ाओगे। मैं बोलूं कि आपको एचडीएफसी का शेयर 1900 रुपीज का है, 2 दिन बाद ये 1500 का हो जाएगा, तो आप क्या करोगे, उसको बेचना स्टार्ट करोगे, खरीदोगे नहीं। तो डिमांड कम होगी, डिमांड बढ़ नहीं जाएगी। तो एक्सपेक्टेशंस ना होती है ना, एक्सपेक्टेशन कैसे काम करती है कि अगर आपको पता लग जाए, अगर आपको सूत्रों से पता लग जाए कि किसी गुड्स का प्राइस बढ़ने वाला, तो आप उसको खरीद लोगे कि खरीद ले, आज खरीद ले, कल महंगा मिलेगा। लेकिन अगर आपको पता लग जाए कि यार ये गुड्स 2 दिन बाद सस्ता होने वाला, तो आप कहोगे अभी रुक जाओ, सस्ता होने दे फिर खरीदूंगा। इसका एग्जांपल समझाता हूं आपको मैं। इसका एग्जांपल समझेंगे हम नेक्स्ट स्लाइड में बढ़िया तरीके से। पहले पढ़ लेते हैं। सेकंड पॉइंट कहता है, इफ द कंज्यूमर एक्सपेक्ट इंक्रीज इन फ्यूचर प्राइसेस, इंक्रीज इन इनकम एंड शॉर्टेज इन सप्लाई, मोर क्वांटिटीज विल बी डिमांडेड। कि अगर मुझे पता लग जाए किसी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ने वाला है, या मानो मेरी बात करते हैं, मुझे एक घड़ी खरीदनी है और मुझे पता लगे कि भाई इस घड़ी का प्राइस 2 दिन बाद 2,000 रुपए कम हो जाएगा, तो मैं खरीदूंगा आज? बिल्कुल नहीं खरीदूंगा, तो भाई रुक जा 2 दिन बाद खरीद लेंगे। लेकिन अगर यह पता लग जाए कि इस घड़ी का प्राइस 2 दिन बाद 2,000 रुपए बढ़ने वाला है, तो मैं क्या करूंगा, अभी खरीद ले, फटाफट खरीद ले, 2,000 रुपए एक्स्ट्रा पे नहीं करने पड़ेंगे, अभी खरीद। तो उस घड़ी की डिमांड बढ़ गई, उस घड़ी की डिमांड बढ़ गई। यही बात होती है कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन की, कि अगर मुझे यह पता लग जाए, अगर मुझे यह एक्सपेक्टेशन है फ्यूचर प्राइसेस को लेके कि भाई अगर फ्यूचर के अंदर किसी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ने वाला है, तो हम उसके डिमांड को इंक्रीज करके अभी खरीद लेंगे। लेकिन मुझे पता लग जाए कि फ्यूचर में किसी प्रोडक्ट का प्राइस घटने वाला है, तो मैं वेट करूंगा उसके घटने की। इसका एग्जांपल समझते हैं। इसका बहुत ही एक बढ़िया एग्जांपल है हमारे द बिग बिलियन डेज की सेल, जो कि आपके फ्लिपकार्ट पे आती है, और द ग्रेट इंडियन फेस्टिवल है, जो आपके अमेजोन पे आती है। अब इसको समझते हैं कैसे।
सब लोग सेल का वेट करते हैं। सेल आने से 15 दिन पहले सेल की ऐड आनी स्टार्ट हो जाती है कि अब बिग बिलियन डे सेल फ्लिपकार्ट पे 25 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी और ये 10 तारीख से ही ऐड आने चालू होगी और आपको हर प्रोडक्ट पे 50% 40% डिस्काउंट मिलेगा। तो आपको पता लग गया ना कि यार एक शर्ट खरीदनी थी, वो थी 2000 रुपए की, बिग बिलियन डेज पे या फ्लिपकार्ट की सेल पे वो शर्ट 1600 रुपए की 1600 रुपीज की हो जाएगी। तो आप अभी परचेज करोगे? भाई बिल्कुल नहीं करोगे, आप वेट करोगे सेल के आने का। तो आप सेल के टाइम पे वेट करो। तो आपको पता लगा कि जब पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस कम होने वाला है तो आपने उसकी डिमांड को कम कर दिया। सेम, चाहे वो बिग बिलियन डे सेल हो, चाहे वो ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल हो, कुछ भी सेल हो, तो आप उसकी सेल को, उसके सेल का वेट करोगे, उसकी सेल आने पे प्रोडक्ट को परचेज करोगे तो करंट लेवल पे उस प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाएगी। अब मैंने ये टैबलेट खरीदा, मैंने ये सैमसंग का टैबलेट लिया, तो इस टैबलेट का वेट मुझे बहुत टाइम से था, लेकिन एक दिन जब मैं टैबलेट को परचेज कर रहा था तो मुझे ऊपर नोटिफिकेशन आई कि Amazon पे ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल आने वाली है। मैंने उस टाइम ही कैंसिल कर दिया। मैंने कहा 15 दिन वेट करेंगे, ग्रेट इंडियन फेस्टिवल पे इसे परचेज करेंगे। तो मेरे को डिस्काउंट मिल गया 5000 रुपए का, मुझे डिस्काउंट मिल गया 5000 रुपए का। तो मेरे कहने का पॉइंट यह है कि मानो कि जिस डेट पे मैं अपने टैबलेट को, टैब को परचेज करने वाला था, जैसे मुझे पता लगा कि भाई ग्रेट इंडियन फेस्टिवल आने वाला है, तो मुझे एक्सपेक्टेशन हो गई कि ये मुझे प्रोडक्ट सस्ता मिलेगा, तो वहां पर मैंने इसकी प्रोडक्ट की डिमांड को डिक्रीज कर दिया। लेकिन डिमांड होगी, लेकिन आगे जाके होगी। तो फ्लक्चुएशन, एक्सपेक्टेशन इन चेंजेस ऑफ अ प्राइस प्रोडक्ट की डिमांड को फ्लक्चुएट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे अदर फैक्टर्स की। एक फैक्टर है हमारा एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। अगर किसी कंट्री में यंग जनरेशन ज्यादा है तो टेक्नोलॉजिकल जो हमारे गैजेट है, जैसे कि फोन, हमारे कैमराज, या हमारा जो और गेम्स है, गेम्स की डिमांड बढ़ेगी। जो इलेक्ट्रिकल वॉचेस हैं उनकी डिमांड बढ़ेगी। जो टैबलेट्स हैं फोन की डिमांड बढ़ेगी। ये डिपेंड करता है कि यंग जनरेशन है कि ओल्ड जनरेशन है। अगर यंग जनरेशन ज्यादा है तो उन प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा होगी जो यंग जनरेशन यूज करती है। अगर किसी कंट्री में ओल्ड पॉपुलेशन ज्यादा है तो डिपेंड करेगा कि ओल्ड पॉपुलेशन क्या परचेज करना चाहती है। अगर मैं किसी डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री की बात करूं तो डेवलप कंट्री में अलग तरह के प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा होती है, डेवलपिंग कंट्री में अलग तरह के प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा होती है। इट डिपेंड्स ऑन द परचेजिंग पावर ऑफ द पीपल। डेवलप्ड कंट्री में परचेजिंग पावर ज्यादा होती है तो वो अलग तरीके से डिमांड करते हैं। डेवलपिंग कंट्री में परचेजिंग पावर कम होती है तो वो अलग तरह के गुड्स की डिमांड करते हैं। सेकंड पॉइंट, लेवल ऑफ नेशनल इनकम। सिंपल सी बात है, अगर नेशनल इनकम ज्यादा है तो डिमांड ज्यादा होगी, नेशनल इनकम कम है तो डिमांड कम होगी। अब इसका एक समझने वाली बात यह है कि अगर डिमांड ज्यादा है तो नेशनल इनकम ज्यादा होगी, अगर डिमांड कम है तो नेशनल इनकम कम होगी। तो ये बहुत एक दूसरे से जुड़ी हुई बातें हैं कि अगर नेशनल इनकम ज्यादा है, जीडीपी ज्यादा है, तो प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाएगी अपने आप, क्योंकि लोगों की जेब में ज्यादा पैसा है, परचेजिंग पावर ज्यादा है। अगर परचेजिंग पावर कम है, नेशनल इनकम कम है, तो डिमांड कम होगी। थर्ड पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इन दिस पॉइंट आई एम टॉकिंग अबाउट द इनइक्वालिटी, कि गरीब के पास अगर बहुत कम पैसा है, अमीर के पास बहुत ज्यादा पैसा है, तो आपको मार्केट में डिमांड कम देखने को मिलेगी, क्योंकि वो खाएगा तो चावल उतना ही आया नहीं था जिसे जितना खाना है। चाहे आपके अकाउंट में 2 करोड़ रुपए हैं तो आप खाओगे तो राइस नॉर्मल ही, सोना थोड़ी खा जाओगे, है ना, नॉर्मल चीजें खाओगे। लेकिन वो गरीब जिसके पास चावल खरीदने के पैसा ही नहीं है, वो चावल नहीं खरीद पाएगा। ये खरीदना चाहता है लेकिन वो खरीद नहीं पाएगा। वो शर्ट खरीदना चाहता है लेकिन वो शर्ट खरीद नहीं पाएगा। तो जितनी ज्यादा इनइक्वालिटी इकोनॉमी के अंदर कम होगी, आई एम टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है तो डेफिनेटली एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम पे आपको इकोनॉमी के अंदर डिमांड ज्यादा देखने को मिलेगी। अगर इनइक्वालिटी ज्यादा है तो डिमांड कम होगी, और अगर इनइक्वालिटी कम है तो डिमांड ज्यादा होगी। ऐसा मैं समझता हूं। सेकंड, क्रेडिट फैसिलिटी, इंटरेस्ट रेट। अगर आपको क्रेडिट फैसिलिटी इजीली अवेलेबल है, इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट रेट पे अवेलेबल है, तो आपके पास मार्केट में मनी सप्लाई ज्यादा होगा। अगर मनी सप्लाई ज्यादा है तो मार्केट में डिमांड ज्यादा होगी, अगर मनी सप्लाई कम है तो मार्केट में डिमांड कम होगी। ये कुछ पॉइंट मैक्रो इकोनॉमिक्स से भी आप रिलेट कर सकते हो, जैसे नेशनल इनकम, ये क्रेडिट फैसिलिटी, ये सब थोड़े से मैक्रो इकोनॉमिक्स की बातें भी हैं, लेकिन आपको ये समझनी बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड रेगुलेशन। गवर्नमेंट पॉलिसीज और रेगुलेशंस भी मार्केट में डिमांड को प्राइसेस के
एक्सपेक्टेशन को, फ्लक्चुएशंस को, लॉस को, पॉलिसीज को बहुत ज्यादा इफेक्ट करके डिमांड को फ्लक्चुएट कर सकते हैं। ये थे हमारे अदर फैक्टर्स। लास्ट हम बात करेंगे, हमारे आज की क्लास का लास्ट पॉइंट है डिमांड फंक्शन। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे, हम नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करेंगे मार्केट डिमांड की, इंडिविजुअल डिमांड की, और अलग अलग ग्राफ की, और टाइप्स ऑफ गुड्स की। हम इस बारे में बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। उसके बाद हम बात करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। आई एम ट्राइंग कि हम 3 से 4 वीडियो में डिमांड के पूरे चैप्टर को कवर करते हैं। ये फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट का लास्ट पॉइंट है डिमांड फंक्शन, कि डिमांड फंक्शन क्या होता है। अभी तक हमने डिमांड को सिर्फ थ्योरेटिकल पढ़ा है कि थ्योरेटिकली डिमांड कैसे काम करती है, डिमांड को कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और डिमांड कैसे फ्लक्चुएट होगी, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्यों कम हो जाएगी, अगर प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ जाएगी, इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, इनकम कम होगी तो डिमांड कम होगी, डायरेक्ट रिलेशनशिप क्या होता है, इनवर्स रिलेशनशिप क्या होता है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस से डिमांड कैसे फ्लक्चुएट करती है। ये सब अलग अलग फैक्टर्स हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं डिमांड फंक्शन की, तो हम पढ़ते हैं डिमांड फंक्शन की बेसिक एक डेफिनेशन। इसको बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, सिंपल समझना है। When we express the relationship between demand and its determinants mathematically, the relationship is known as demand function. आपने functions, determinants ये सब अपने मैथ्स के अंदर ही पढ़ा होगा। तो जब हम डिमांड के डिटर्मिनेंट्स को मैथमेटिकली फंक्शन के अंदर मैथमेटिकली बात करते हैं, या हम किसी उसको एक इक्वेशन के अंदर बात करते हैं, तो उसको बोलते हैं डिमांड फंक्शन। इक्वेशन कहने मैंने इक्वेशन कैसे बनेगी आपके सामने है नीचे। अ सिंपल डिमांड फंक्शन में बी एक्सप्रेस्ड एज फॉलोज, दैट इज दिस इज qx इक्वल टू f px y pr po, दैट इज p and t। यहां पर qx क्या है, दैट इज क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ पर्टिकुलर x कमोडिटी है, और x कमोडिटी की हम क्वांटिटी फंक्शन की बात कर रहे हैं कि x क्वांटिटी, x पर्टिकुलर प्रोडक्ट की हम डिमांड फंक्शन कैसे लिखेंगे। तो डिमांड फंक्शन को हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं कि qs इक्वल टू f इज द सिंबल ऑफ फंक्शन, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे हम उसके डिटर्मिनेंट, जैसे कि px प्राइस ऑफ द कमोडिटी x, y इनकम ऑफ द कंज्यूमर, pr प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, po पॉपुलेशन, t टेस्ट एंड प्रेफरेंस। ऐसे आप अलग अलग डिटर्मिनेंट्स को, आपके माइंड में जितने डिटर्मिनेंट्स आए, आप उन डिटर्मिनेंट्स को इन ब्रैकेट के अंदर एक फंक्शन के अंदर लिख सकते हो, जो किसी कमोडिटी की क्वांटिटी डिमांडेड को इफेक्ट करते हैं, फ्लक्चुएट करते हैं। मैं दोबारा पढ़ता हूं, व्हेन वी एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड इट्स डिटर्मिनेंट्स, जैसे हम डिटर्मिनेंट्स पहले पढ़कर आए हैं, अभी हमने आज की वीडियो पहले डिटर्मिनेंट पढ़े, जैसे हमने प्राइसेस पढ़ा है, हमने टेस्ट एंड प्रेफरेंस पढ़ा है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स, हम ये सब जो डिटर्मिनेंट्स को पढ़कर आए हैं। जब हम डिटर्मिनेंट्स को, जब हम डिमांड ऑन इस डिटर्मिनेंट्स के फंक्शंस को, रिलेशनशिप्स को मैथमेटिकली किसी फंक्शन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन कैसे लिखते हैं आपके सामने है। तो अगर आपके एमसीक्यू में क्वेश्चन आए कि डिमांड फंक्शन के अंदर लिखा हो कि बताओ px का मतलब क्या, तो आपको पता होना चाहिए कि px का मतलब है प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी नेम इज x, pr का मतलब है प्राइस ऑफ अ related goods, that R is the symbol of related goods, PO, O is the meaning of PO, ये मतलब पॉपुलेशन का। तो आज की हमारी वीडियो, हमारे आज का जो कंटेंट है, जो आपको मैं समझाना चाहता था, यहां पर खत्म होता है। अगर आपको हमारी फ्री स्पेशल क्लासेस देखनी है, तो आपको हमारी अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। अनअकैडमी की ऐप को डाउनलोड कर सकते हो आप। अनअकैडमी की ऐप में आप मेरा कोड डाल के कुछ स्पेशल क्लासेस को अनलॉक कर सकते हो। तो अगर आप चाहते हो, कोई जबरदस्ती नहीं है, अगर आप चाहते हो तो आप हमारा पेड कोर्स परचेज कर सकते हो, आप चाहते हो तो स्पेशल क्लासेस अनलॉक कर सकते हो। दोनों में अगर आप पेड कोर्स परचेज करने के लिए साहिल एम कोड लिखोगे, सो यू विल गेट अ सूटेबल डिस्काउंट। और अगर आप सिर्फ कुछ क्लासेस को, फ्री स्पेशल क्लासेस को अनलॉक करना चाहते हो फ्री में, तो आप मेरा कोड डाल के उनको अनलॉक कर सकते हो। आज की हम क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच। हमारे क्लासेस को ऐसे ही देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करो अगर आप चाहते हो कि आपको एवरी डे टाइम टू टाइम हर क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद।